चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने उत्तरी भारत का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ रहे थे और ये देख रहे थे कि उत्तरी भारत का जो मैदान है इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब पर्वतों का निर्माण हुआ और इन पर्वतों के निर्माण के बाद जो हमारा पंजाब का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम का ये जो क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र ऐसा था जब पर्वतों का निर्माण हो गया तो इन सभी क्षेत्रों में एक गहरी घाटियां थी जो कि जमीन एकदम समतल नहीं था। कहीं बड़े गड्ढे थे, कहीं छोटे गड्ढे थे, कहीं बहुत बड़े गड्ढे थे। उस तरह की कुछ संरचना थी। यदि उस समय का अगर आप भारत का, या भारतीय उपमहाद्वीप का है, यदि भौगोलिक मैप अगर देखो तो कुछ इस तरह के था। मान लीजिए ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका उठा हुआ ऐसा पर्वत है, फिर नीचे ये आपका जो है इस तरीके से मान लीजिए संरचना थी, तो भी उठा हुआ था। अब बीच में खारी, ये क्या गाई, क्या खाइयां थी, इस तरह से। वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो समझ लीजिए ये जो था, आगे ये जो था कुआं की तरह था, ये खाई था। ये कुछ इस तरह की चीजें हो गई। अब मुहारे सब समझे। यानी जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब पर्वतों का निर्माण हुआ, और यहाँ पे जब पठार, तो ये तो पहले से बन चुके थे। ये पठार जो है ये पहले से बन चुके थे। और ये पर्वतों का निर्माण हो चुका था। तो बीच में क्या है, घाटियां बन गई थी। और जो ये घाटियां थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, सब कुछ थे। और बाद में क्या, जब इन पर्वतों से जब नदियां निकलती थी, जैसे 3 नदियां प्रमुख रूप से मानी जाती है जो पर्वतों से निकले, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 ऐसी नदियां थी जो इन नदियों ने क्या किया, इस खाइयों को बढ़ने का काम किया, भरने का काम किया। और भारत में एक मैदानी इलाके का निर्माण हुआ। अब इन्होंने कैसे भरा, जब ये बहते थे तो अपने साथ घर्षण करती थी, चीजों का घिसाव होता था। जैसे अगर आप बारिश के समय देख लें, यदि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, थोड़ा भी बारिश हो जाए, तो अगर कहीं गड्ढा उड्ढा होता है तो उसमें क्या, पानी बह के जाता है। और जब पानी बह के जाता है तो पानी अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सभी चीजों को, जो भी कूड़ा करकट होता है, उन सभी को बहा कर ले जाता है और इस समय जाकर उस गड्ढे में भरता है। जब उस गड्ढे का पानी यदि सूख जाता है तो आप देखते हैं, यदि वो गड्ढा 10 मीटर गहरा था तो अब केवल 9 मीटर या 9.5 मीटर ही गहरा था। वो 1 मीटर या आधा मीटर क्या, वो गड्ढे भर गया। कैसे भर गया, क्योंकि मिट्टी, क्योंकि बारिश हुआ तो बारिश ने अपने पानियों को अपर्दन करके ले जाकर क्या किया, उस गड्ढे को भरा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या, कुछ गहरी खाइयां थी। जब यहाँ से नदियों का निकासन हुआ, जब नदियों का यहाँ जन्म हुआ, जब नदियां यहाँ से आने लगी, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सभी सहायक नदियों ने ये प्रयास किया, प्रयास मतलब बहुत बड़ा इनका योगदान रहा उत्तरी भारत के मैदान को बनाने के लिए। तो आज जो हम पाकिस्तान का जो मैदान देखते हैं, जो राजस्थान का अपना इलाका है, जो पंजाब का है, जो हरियाणा है, जो दिल्ली है, आपका हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और यहाँ तक कि जो हमारा बांग्लादेश है, असम है, यहाँ का ये जो इलाका है, जो मैदानी इलाका है, जो समतल इलाका है, ये मुख्य रूप से 3 नदियों को ही श्रेय जाता है और उनकी सहायक नदियों को ही श्रेय जाता है, जिन्होंने ऐसा एक समतल मैदान का निर्माण किया। तो मोटी मोटा कल के वीडियो में हमने ये भी देख लिया था, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ ताकि चीजें आप लिंक कर सके, या जो बच्चे नए हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, वो चीजें को समझ सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उत्तरी भारत के जो मैदान है उसको तीन उपवर्गों में बांटते हैं। जैसा एक आपका पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान में जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, और पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो पूरी तरह से मैदानी इलाका में आता है, उसको हम पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब का मैदान हम उसको कहते हैं। यहाँ पर मैदान का मतलब है समतल भूमि से। जैसे कि ये समतल भूमि है तो इसको समतल भूमि क्या हम कहेंगे। जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए, ये जो है आप ऐसा समझिए, ये क्या है, ये समतल भूमि है। लेकिन समतल भूमि ना होते हुए कुछ ऐसा भूमि रहते, समतल नहीं कहेंगे, ये समतल नहीं है। तो ये समतल भूमि का, तो उत्तरी भारत का जो मैदान है ये आपका क्या है, समतल है। इसको 3 उपवर्गों में विभाजन करते हैं। पहला पंजाब का मैदान, जो कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो पंजाब का मैदान है, इसको सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, इन सभी ने, जो इनकी सहायक नदियां थी, चेनाब, इन सभी ने इसको क्या, यहाँ के क्षेत्र को भरा
और एक मैदान क्षेत्रों का निर्माण किया। दूसरा जो आपका मैदान जो गंगा का मैदान है, यह गंगा के मैदान के बारे में आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो का जो पार्ट है, जो 4 पार्ट है, जो लेक्चर नंबर 4 है, इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम गंगा के मैदान के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, इनकी उत्पत्ति में किन नदियों का योगदान रहा, यहाँ की थोड़ी सी मृदा की भी चर्चा कर लेंगे और यहाँ पे किस तरह का वन्य जीव है, किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो भौगोलिक आयाम है, जो थोड़ी बहुत आर्थिक आयाम है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। और मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं बाहर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9वीं के जो बच्चे हैं, जो हमारे यूपी माध्यम के जो बच्चे हैं, सॉरी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उनका जो क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, उसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, न्यू पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, न्यू सिलेबस पर पढ़ा रहे हैं, अपडेटेड क्लास है। बस हम उस सभी चीज़ों को एक कहानिक रूप में या व्यवहारिक रूप में मैं जो हूँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि क्या आपको जो है चीज़ें समझ में आए और ऐसा ना लगे कि ये क्या नया चीज़ है, कोई शब्द ना समझ में आए, कोई परिभाषा ना समझ में आए, कोई टॉपिक ना समझ में आए। इसलिए हम एकदम बेसिक और जो है डिटेल में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के क्रम में हम जो है गंगा का जो मैदान है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि गंगा का मैदान क्या है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए जो गंगा का जो मैदान है, ये घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका जो विस्तार है। देखिए मैं यहाँ पर घग्गर नदी बोलना, आप भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें दो नदियों का जिक्र होगा, एक घाघरा एक घग्गर, दो नदियों का जिक्र होगा, एक घाघरा एक घग्गर। तो घग्गर है, घाघरा नहीं है। मैं उसको लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर यहाँ पर ऊपर ये सब मार्कर चल नहीं देखे, एक घग्गर, ठीक है। तो घग्गर नदी है, ना कि घाघरा नदी। घाघरा घग्गर दो नदियां हैं। तो घग्गर नदी से लेकर आपका जो है तीस्ता नदी तक, इसका जो है गंगा क्षेत्र का जो आपका जो गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार है। अब सवाल होता है इसको हम गंगा का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक समय पहले गहरी घाटियां थी। क्योंकि उस समय अगर आप टाइम मशीन अगर आपको मिल जाए या आप जाकर अगर देखें या 3D एनिमेशन की मदद से या किसी मैप की मदद से अगर आपको दिखाया जाए, तो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि ये जो आपका जो है ये आपका पर्वतीय इलाका है, जबकि ये वाला जो इलाका है ये मेरा हाथ है, ये क्या पठारी इलाका है। और बीच में जो है ये क्या गहरी दर खाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो जो गहरी खाइयाँ थी, यहाँ पर भी क्या गंगा नदी का जब विकास हुआ, जब गंगा नदी का जन्म हुआ और इसकी सहायक नदियों ने और इन्होंने क्या किया मिलकर इस क्षेत्र में एक मैदानी इलाके का निर्माण किया, एक मैदानी क्षेत्र का इन्होंने निर्माण किया। और जब इन्होंने मैदानी क्षेत्रों का मैदानी इलाकों का निर्माण किया, तो इनका जो क्षेत्र है वो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका जो है विस्तार है। यानी घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक क्या इसका जो है विस्तार है। अब हम जान लेते हैं कि जो गंगा का जो मैदान है इसको गंगा का मैदान ही क्यों कहते हैं, इसको यमुना का मैदान क्यों नहीं कहते हैं, इसको अन्य चीजों का मैदान क्यों नहीं कहते हैं, इसको गंगा का मैदान किस लिए हम गंगा का मैदान कहते हैं? क्योंकि गंगा जो है अगर आप जो गंगा है ये 200 सॉरी ये जो आपका 2500 किलोमीटर लगभग इसकी क्या लंबाई है। यदि एग्जैक्ट लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी जो है 2525 किलोमीटर इसकी एग्जैक्ट गंगा की लंबाई है। और इतनी बड़ी लंबी है जो आपने आप में भारत की सबसे बड़ी लंबी की कहीं ना कहीं ये क्या है गंगा की नदी है। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी कहीं ना कहीं हम इसको जानते हैं, हिंदू धर्म में पवित्र नदी है। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी है जो 2500 किलोमीटर का लगभग में, और एग्जैक्ट की बात करें तो 2525 किलोमीटर जो कि गंगा की नदी की लंबाई है। ये गंगा और इसकी जो सहायक नदी है जैसे यमुना हुआ
ये इसकी जो है सहायक नदी हो गई। और कुछ नदी जैसे यमुना हो गया आपका, ठीक है। ये क्या इसकी जो है गंगा की जो है सहायक नदी हो गई। और रामगंगा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, तमसा इत्यादि क्या है, ये गंगा की जो है सहायक नदियां हैं। और इन सब सभी सहायक नदियों ने मिलकर जो है इस गंगा के मैदान का निर्माण किया है, ठीक है। तो गंगा का मैदान का इसका जो है निर्माण आपका जो है, इसका गंगा का मैदान का जो है आपका निर्माण हुआ है। तो गंगा की सहायक नदी, तो गंगा का नदी का निर्माण, गंगा नदी में लिख दूं, गंगा नदी एवं सहायक नदियों ने किया है। अब सहायक नदी कौन है उनको भी मैं लिख दूं, जैसे यमुना हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, गंडक आपका हो गया, सरयू हो गया, सरयू हो गया, और महानदी, महानदी नदी, और सोन तमसा, सोन सोन नदी, और तमसा, और तमसा नदी। इन नदियों ने क्या गंगा व इसकी सहायक नदियों ने मिलकर क्या गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने किया है। यानी गंगा का मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी एवं इसकी जो सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, कोसी, गंडक, सरयू, महानदी, सोन और जो है तमसा, इन सभी नदियों ने मिलकर क्या गंगा के मैदान का जो है निर्माण किया है, ठीक है। और ये गंगा नदी का जो विस्तार है कहाँ पर है, आपका यूपी में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में इसका जो है कहीं ना कहीं इसका इलाका है। और बहुत सा हिस्सा क्या, बहुत सा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा जो है गंगा का जो मैदान है बांग्लादेश में भी जाता है। यह हम भूगोल पढ़ रहे, राजनीति नहीं पढ़ रहे। नेता आप कहेंगे कैसे बांग्लादेश में जाता है, क्योंकि जो गंगा नदी है बाद में इसकी आप कोलकाता में इसकी दो धाराएं, एक हुगली हो जाती है तो दूसरा क्या धारा जो है बांग्लादेश में जाती है, जिसको मैं यहाँ पर दूसरे नाम पे जानी जाती है, पद्मा नाम से इसको, पद्मा या जमुना नाम से इसको जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र को शायद वहाँ पर पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। तो ठीक है, तो आप ये अब बातें रखें, गंगा का मैदान का निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इसका किया है। और मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो उस समय मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देते हुए चलता हूं, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें काम की हैं, जो चीज़ें पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, या जो चीज़ें आपको भूगोल में मालूम होना चाहिए, एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल के बारे में, भले आपको विश्व का भूगोल के बारे में उतनी जानकारी ना हो, लेकिन भारत के इस भूगोल के बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में एक बेसिक जानकारी, एक संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए। यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल के बारे में नहीं मालूम, आपके पर्वत के बारे में नहीं मालूम, पठारों के बारे में नहीं मालूम, मरुस्थल के बारे में नहीं मालूम, नदियों के बारे में नहीं मालूम, तटीवर्ती क्षेत्रों के बारे में नहीं मालूम, इन सब के मालूम नहीं है तो मतलब ही नहीं है कि आप अपने आपको दावा करो कि मैंने भूगोल पढ़ा है या मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ। और एक बात, आप ऐसे पढ़ेंगे फिर कल भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद भूल जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें जो मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ कम समय में, आप जो है इसको नोट करते हुए रह गए, क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेकार की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो और मैं आप लोग से ये भी उम्मीद करूंगा कि जो मेरी हैंड राइटिंग है, मैं जो लिखाता हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। मेरा हैंड राइटिंग तो उतनी तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए समझने का। यदि ना समझ आए तो कमेंट करके लिख के आप जो है बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा इसको और सुधारने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आपके लिए जो है ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपने गंगा का मैदान के बारे में जान लिया, अब ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में भी जान लीजिए। जो कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, मैं पहले आप लोग को बता दूं, हम यहाँ पर उत्तरी भारत का जो मैदान है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि नदियों के बारे में।
तो नदी के वाला जो चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर है, इसमें नहीं है। इसमें केवल मैदानी इलाकों का कैसे निर्माण हुआ उनके बारे में जानेंगे, और किस क्षेत्र के मैदान को किस नदियों का योगदान रहा इसके निर्माण में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ना कि नदियों के बारे में विशेष रूप से ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर भी आपके शायद नदियों के ऊपर ही है, नदियों के बारे में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप पेशेंस रखें। ठीक है, चलिए अब इसी के क्रम में ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में जानते हैं। देखिए जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है आपका, ये जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इस ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो भी निर्माण है, इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है, इसके जो मैदान का जो श्रेय जाता है निर्माण के, यह ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये असम में पड़ता है। असम भी क्या एक मैदानी क्षेत्र है, एक मैदानी प्रदेश है। मैदान का मतलब है एक समतल भूमि से। तो ब्रह्मपुत्र ने कहीं ना कहीं असम में उन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया है। अब असम में मैदानी क्षेत्रों का निर्माण ब्रह्मपुत्र ने किया एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों ने भी क्या इस असम के और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों का निर्माण किया। तो आप जो है ब्रह्मपुत्र के जो सहायक नदियां हैं उनके कुछ नाम ले सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं कौन सी सहायक नदी है। मैं आप अगर लिख लूँ, इन नदियों ने क्या ब्रह्मपुत्र मैदान को बनाया है, ताकि आपको कंफ्यूजन, इससे आपको कुछ जो आपका सिंधु नदी है, जो गंगा नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी, इनके सहायक नदियां भी आपको याद हो जा रही है। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको भी यहाँ पर ये सभी चीजें याद करना पड़ेगा कि इसकी सहायक नदी क्या है, उसकी सहायक नदी क्या है, इसकी सहायक नदी क्या है, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं। तो आपको वो पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेगा। कुछ चीजें पहले से याद करके बैठ जाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा। और ये जो चीजें बताती इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो सीधे मैं बता दूं कि चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मैदान का निर्माण इन नदियों ने किया, बात खत्म। तो नहीं, मैं एग्जाम बता कि इन नदियों ने इन क्षेत्रों का निर्माण किया, और उन नदियों के वो का जो सहायक नदी है, क्योंकि सहायक नदी ने भी कुछ प्रयास किया होगा, सहायक नदी ने भी योगदान दिया होगा उस क्षेत्र के निर्माण के लिए। जैसे यूपी और बिहार का और पश्चिम बंगाल का जो मैदानी इलाका है, तो इसका मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किसने किया? गंगा ने किया। तो क्या केवल गंगा ने ही अकेले मैदानी इलाकों का निर्माण किया? यमुना ने भी सहयोग दिया होगा, अन्य नदियों ने भी सहयोग दिया, रामगंगा ने भी दिया होगा, महानदी ने भी दिया होगा, गंडक ने दिया होगा, कोसी ने भी दिया होगा और सोन ने भी दिया होगा। सभी नदियों ने अपना योगदान दिया होगा, तभी एक मैदानी इलाका हमको देखने में मिलता है। तो सबका योगदान रहा है, बस किसी का कम तो किसी का ज्यादा। ठीक है, इसी के क्रम में चलिए ब्रह्मपुत्र की नदियों का जो सहायक नदियां हैं जिन्होंने इसको एक मैदान को निर्माण करने में, एक समतल भूमि का निर्माण करने में किन नदियों ने सहयोग दिया उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दिबांग नाम की एक नदी है, दिबांग नाम की आपकी नदी है। दूसरी जो आपकी नदी है लोहित है। तीसरी आपकी जो नदी है धनसिरी है। चौथी जो आपकी नदी है वो कामेघ है। और पांचवी जो आपकी नदी है मानस है। छठवीं जो आपकी नदी है वह तीस्ता है। और सातवीं आपकी नदी है सुबनसिरी। सुबनसिरी ये जो है आपकी नदी है। ठीक है, तो ये आपका सुबनसिरी, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और इन नदियों की मदद से जो आपका ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो समतल इलाका है, उसका निर्माण हुआ। तो मैं कहूँगा इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी जो चीज़ें जो हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं कहूँगा यदि कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो आप जो है इसका जो है नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं डेली जो हूँ शाम 6 बजे
डेली जो हूँ शाम 6 बजे आप लोग के लिए लाइव क्लास चलाता हूँ यूपी बोर्ड के हमारे बच्चों के लिए। इस समय मैं लाइव हूँ। यदि किसी भी प्रकार का आपका जो डाउट है तो आप जो है उस डाउट को 1 to 1 आप जो है इंटरेक्टिव इस सेशन में आप जो है पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा जो भी आपका डाउट है सारे आपका डाउट क्लियर होता होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल से यदि आपको लगता है कि आपको सही सहयोग मिल रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, चीज़ें समझ पे आ रही हैं, आ पा रही हैं, तो आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली जो है शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, चाहे भूगोल पढ़ते हो, समाजशास्त्र पढ़ते, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तो है नहीं, तो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का समग्र निःशुल्क और हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अब चलिए, तो इसी हिसाब से आपका जो है ये उत्तरी जो मैदान था, भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तरी मैदान था, ये आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम जो है प्रायद्वीप पठार को पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीप पठार, तो प्रायद्वीप पठार से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वह है प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठार। तो सवाल होता है प्रायद्वीप क्या, प्रायद्वीप पठार पढ़ना है। तो अब सवाल होता है प्रायद्वीप क्या होता है, यानी प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी मैं लिख सकता हूँ, प्रायद्वीपीय भी लिख सकता हूँ, इसको प्रायद्वीपी पठार भी आप कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपी पठार या प्रायद्वीप पठार के बारे में जानना है। तो प्रायद्वीप पठार क्या होता है वह जानने से पहले हम ये जानते हैं इसका नाम प्रायद्वीप या प्रायद्वीपी पठार क्यों रखा गया है। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भूखंड जो तीन ओर से या तीन तरह से, क्या ओर से या तीन तरह से जल से घिरा हो, यानी कोई ऐसी संरचना भूमि का जो तीन ओर से जल से घिरा हो, साथ में उसका मुख्य भाग या एक भाग किसी भूमि से जुड़े, मुख्य भूमि से जुड़े, उसको जो है हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसको क्या हम प्रायद्वीप कहेंगे। आप 18 भी जोड़िएगा मत, उसको हम प्रायद्वीप करेंगे। जैसे जो हमारा दक्षिण भारत है, इसको हम प्रायद्वीप इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये तीन ओर से, इधर आप देख सकते हैं अरब सागर है, आपका अरब सागर है, इधर क्या, इधर क्या आपका बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो इधर आपका अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर क्या बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब भी होता है ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो या जल से लगा हो, उसको हम प्रायद्वीप करेंगे। प्लस उसका एक हिस्सा जो है मुख्य भूमि जो है से जुड़ा हो, किसी भूमि से जुड़ा हो। तो आप देख सकते हैं अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, तीन ओर से क्या आपका जो है समुद्र से आपका लग रहा है। और जो उत्तर का जो क्षेत्र है वो क्या मुख्य भूमि यानी उत्तर भारत से, उत्तरी मैदान से यह लगा हुआ है। इस वजह से ऐसी संरचना को हम प्रायद्वीप कहेंगे। तो प्रायद्वीप क्या होता है, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा है, प्रायद्वीपी पठार। अब सवाल होता है प्रायद्वीप पठार क्या होता है, पठार कहते किसे हैं, और यह पठार होता कैसा है, दिखता कैसा है, और ये दिखता जैसा भी हो बना कैसे है। तो मैं आपको, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने पहले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया कि एक समय जब इस पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर क्या था, सारी भूमि एक जगह थी और सारे पानी एक जगह थे। यानी पृथ्वी उस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो सारे पृथ्वी का जो भूमि एक जगह था जिसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, पेंजिया कहते थे। और जो सारा सागर उस समय समुद्र एक जगह था जिसको हम पैंथालासा हम कहते थे। तो ये जो बीच कहते हैं उस समय सारे महाद्वीप,
सारे भूमि एक जगह पर था जिसको हम पेंजिया कहते थे, जबकि सारे समुद्र एक जगह होते थे जिसको हम क्या पैंथालासा कहते थे कि पैंथालासा कहते थे। और बाद में ये जो पेंजिया थी अपने आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण मतलब जैसे भूकंप आता है, बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जमीन फट जाता है, जमीन में दरारें हो जाती हैं, तो ये कैसे हुआ? पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। तो आप ऐसा कर सकते हो, उस समय भी शायद भूकंप हुआ जैसा कुछ आया होगा, और ये जो पेंजिया जो एक भूमि होता था, ये क्या हुआ? दो भागों में टूट गया। बीचों बीच आप ऐसा मान लीजिए कि बीचों में दो भागों में क्या ऐसा टूट गया, ऊपर वाला भाग अंगारा बना, अंगारा, ये दो भागों में टूट गया, जिसको दो नामकरण हमने दे दिया। जब ये टूटा उसके बाद हमने वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्री ने, जो भूगोल वेत्ता थे, इन्होंने इसका क्या नामकरण कर दिया, और कह दिया भाई जब दो भाग में टूट गया तो ऊपरे वाले भाग को हम अंगारा कहेंगे, अंगारा, नीचे वाले को क्या हम गोंडवाना कहेंगे, इसको क्या गोंडवाना, गोंडवाना, इसको क्या गोंडवाना कहेंगे, नामकरण कर दिया। बाद में ये जो गोंडवाना था, फिर जैसे जैसे भूकंप आया, भूकंप मतलब आंतरिक बल की वजह से, हम भूकंप से समझेंगे तो थोड़ा सा चीजें क्लियर रहेंगे, समझ में आप लोग को आएंगे, आप जिस उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर भूकंप आया अपने आंतरिक बल की वजह से, ये क्या पेंजिया भी कई भागों में ऐसा टूटता गया। ये मान लीजिए आपका पेंजिया है, तो ये भी कई भागों में ऐसा ऐसा टूटता गया, कैसे टुकड़े होंगे। बाद में इसी पेंजिया का एक टुकड़ा जो है, ये क्या, ये एक टुकड़ा क्या है, ये जो है आपका, ये एक टुकड़ा क्या, ये आपका प्रायद्वीपी पठार है। ये एक टुकड़ा क्या, वही प्रायद्वीपी आपका पठार है। और ये जो एक प्रायद्वीप पठार था, जो एक टुकड़ा था, बाद में क्या हुआ, जिससे भूकंप आता रहा और धीरे धीरे टूटते गए आंतरिक बल की वजह से, और जो कि समुद्र पर थे, ये क्या धीरे टूटता गया और एक दूसरे से अलग होते गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पर 7 प्लेटें हैं। प्लेट यानी खाना खाने वाली प्लेटें नहीं, आप ऐसा अगर समझें, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी क्या पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे क्या है, जो भी कुछ है, चाहे समुद्र हो, चाहे पर्वत है, पठार है, रेगिस्तान है, जंगल है, कुछ भी है, ये क्या है, ये पृथ्वी पर एक प्लेटें हैं। पृथ्वी पे 7 प्लेटें हैं, और कुछ छोटी बड़ी 100 से ज्यादा भी प्लेटें हैं, मैं उसको खारिज नहीं कर सकता। उन सभी प्लेटों पर ही ये सभी चीजें, आप ऐसा समझिए जैसे जो पृथ्वी है ना, ये ऐसे 7 टुकड़ों में है, ऐसा 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 7 टुकड़ों में, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पृथ्वी जो है ऐसा 7 टुकड़ों है। अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हमको क्या मैग्मा, मैग्मा मिलेगा। अब सवाल होता है ये मैग्मा क्या होता है, ये मैग्मा जो ऊपर आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी के से अंदर, यानी इसकी सतह पर आ जाएगा, इसकी जमीन पर आ जाएगा, हम देख सकते हैं, तो उसको हम ज्वालामुखी कहेंगे। यानी ये जो मैग्मा है, जब पृथ्वी की सतह यानी जमीन पर आ गया तो हम इसको ज्वालामुखी कहेंगे, और जब ये अंदर रहेगा तो इसको क्या हम मैग्मा कहेंगे। तो जो ये हमारी पृथ्वी है ना, ये 7 प्लेटों में से टूट के जुड़ी हुई है, ये समझ ले ऐसा। जैसे अगर कुछ बच्चों ने अगर पजल का गेम खेला होगा, जिसमें कुछ फोटो रहता है, वो कई बार ऐसे टुकड़ों में बटा रहता है, कुछ इस तरह के टुकड़ों में बटा रहता है, उसको ऐसा जो है जोड़ना रहता है कुछ इस तरीके से, क्या उसको ऐसा क्या जोड़ना रहता है। अगर कोई खेला है तो उसको मालूम। तब पृथ्वी क्या, पृथ्वी जो है, अगर इस पृथ्वी इस टुकड़ों को हटा दो तो पृथ्वी के अंदर आपको ये मैग्मा दिखने को मिलेगा, यानी लावा, आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, लावा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा ऊपर आ गया तो लावा, ज्वालामुखी, ठीक। तो पृथ्वी के अंदर ये क्या मैग्मा है, जब ये ऊपर है तो ये लावा हो जाएगा। तो इसी लावा के ऊपर पृथ्वी की जो 7 प्लेटें हैं, जो आपस में टूटकर जुड़ी हुई हैं, अभी एक तरह से आप ऐसा समझे, जुड़े मतलब ये एकदम पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते, ये टूटी हुई है आपस 7 प्लेट, और ये क्या इसी पे गति करती, समझ लिए। ये जो मैग्मा, जो आपका लावा ऊपर आएगा तो लावा होगा, अंदर रहेगा तो मैग्मा, तो इसी के ऊपर क्या गति करती हैं। यानी समझ लिए ये जो पृथ्वी के अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको मैग्मा यानी लावा देखने को मिलेगा, और इसी के ऊपर जो हमारी पृथ्वी ऐसे 7 प्लेटों में, या कह दें ये 7 ऐसी बड़ी नाव है, इन नाव के ऊपर क्या हमारा समुद्र भी है, हमारा जंगल भी है, हमारा रेगिस्तान भी है, सब कुछ है, कुछ ऐसा है। आप कहते ऐसा कैसे है, आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये जो है हमारा मान लीजिए एक प्लेट है। अब ये जो प्लेट है
तो प्लेट कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा ही है, प्लेट ऐसा नहीं है। प्लेट कहीं पर ऐसा उठा हुआ है, ऐसा उठा हुआ है, कहीं पर ऐसा भी है, और कहीं पर ऐसा एकदम खाल है, कहीं पर प्लेट क्या ऐसा खाल है। तो जहाँ पे ये खाल है यहाँ पर पानी भर गया है, और जहाँ पर उठा हुआ है इसको हमने क्या पर्वत कर दिया है, और जो कम उठा उसको पठार हमने कर दिया है, और जो थोड़ा सा ऐसा है उसको हमने मैदान यानी भूमि हमने कर दिया है, ये भूमि है। तो कुछ इस तरह से क्या जो पृथ्वी है 7 ऐसे बड़े प्लेटों में और 100 से ज्यादा कुछ छोटे छोटे प्लेटों में बटी हुई है। तो उन्हीं में से एक आपका क्या प्लेट था जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, जो कि ये जब पृथ्वी कई सारे भागों में टूटा, जैसे मैंने बताया ना कि पृथ्वी एक समय पहले जब उत्पत्ति हुआ तो सारे सागर एक जगह थे, सारे समुद्र सारे पानी एक जगह थे, जबकि भूमि एक जगह थे। जब भूमि एक जगह थी तो उसको क्या हम पेंजिया कहते थे, पेंजिया इसको कहते थे। बाद में जब ये टूटा तो अंगारा और गोंडवाना में दो भाग में हो गया, फिर गोंडवाना भी कई सारे भाग में टूटने लगा। तो इसका एक छोटा सा भाग हुआ जो कुछ इस तरीके से आपका जो है दिखता था, कुछ इस तरीके से आपका दिखता था। ये क्या कुछ इस तरीके से दिखता था। तो गोंडवाना का टुकड़ा ही है जो आपका ये प्रायद्वीप, ये पठार, और बाद में ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, यह आपका क्या है इंडो एशिया यानी एशिया और यूरोप का यूरेशिया प्लेट। जैसे हम कहते हैं ना एशिया एक महाद्वीप है और यूरोप भी एक महाद्वीप है, तो यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है इनका प्लेट अलग नहीं है, महाद्वीप भले अलग है लेकिन इनका एक ही प्लेट पे यानी एशिया और यूरोप ये दोनों एक ही प्लेट पे हैं। भले यूरोप एक अपना अलग महाद्वीप है, एशिया अपना अलग महाद्वीप, तो इसको हम क्या यूरेशिया, एशिया प्लस यूरेशिया, एशिया प्लस एशिया बनेगा तो यह यूरेशिया होता है। तो यूरेशिया प्लेट से क्या जब इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट टकराया तो इससे क्या आपका जो है पर्वतों का भी निर्माण हुआ, प्लस इस तरह की सारी प्रक्रिया चली जिससे सब बाद में पर्वतों का निर्माण हुआ, नदियों का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ, ये सभी चीजें हुआ। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो प्रायद्वीप जो पठार है, प्रायद्वीप पठार होता क्या, पहले मैंने बताया कि प्रायद्वीप क्या होता है, फिर मैंने बताया कि प्रायद्वीप पठारों का जन्म कैसे होता है। ये प्रायद्वीप पठारों का जो जन्म हुआ है, ये जो जन्म हुआ है ये गोंडवाना इसके टूटने की वजह से ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो पहले भूमि सब एक जगह थी, भूकंप की वजह से या अपने आंतरिक बल की वजह धीरे धीरे टूट गई, और इसी टूटने की वजह से क्या इसका जो है ये प्रायद्वीप क्या ये प्रायद्वीप पठारों का क्या निर्माण हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ अपवर्दन भी हुआ है, कुछ घिसावट भी हुआ, अन्य चीजें भी क्या हुआ है। जो अन्य चीजें हैं उनको भी मैं बता दूं, कुछ अपवाह भी हुआ है के कारण हुआ है। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या है ये जो आपका जो है प्रायद्वीप पठार का क्या आपका निर्माण हुआ है, प्रायद्वीप पठार का क्या आपका निर्माण हुआ है। और मैं आपको बता दूं जो प्रायद्वीप पठार है भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। यानी यदि आप अगर ये जानना चाहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी चीजें सबसे पुरानी है भौतिक वस्तुओं में, तो जो प्रायद्वीप पठार है ये सबसे पुराने हैं। यानी जो प्रायद्वीप पठार है ये सबसे क्या ये आपके पुराने आपको देखने को मिलेंगे। पहले भारतीय उपमहाद्वीप में इन पर्वतों का इन पठारों का निर्माण हुआ। पठार क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। इन पठारों का निर्माण हुआ, फिर जो है आपका जो है पर्वतों का निर्माण हुआ है, फिर नदियों का जन्म हुआ है, और उसके बाद जो है मैदानों इलाकों का जन्म होता है। जो हमारी समतल भूमि है जो मैदान है ये बहुत पुराने नहीं है, भले आपको हजार लाखों साल पुराना है, लेकिन फिर भी अगर भौगोलिक में इनका तुलना की जाए तो ये जो है पर्वतों से बहुत नए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। अब पठार क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए पठार अब पर्वत में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ अंतर है, और ज्यादा अंतर भी कर सकते हैं कि ज्यादा भी अंतर हो सकता है। देखिए पर्वत पठार में कुछ चीजों का बस अंतर रहता है, उन अंतरों को समझ लीजिए। देखिए पर्वत और पठार में कुछ चीजों का अंतर होता है। पहला जो पर्वत होता है वह शंकुनुमा की आकार का होता है, यानी जो पर्वत होते हैं ये शंकुनुमा त्रिभुज के आकार का, ये बर्थडे बॉय का जो टोपी होता है, जो बर्थडे मतलब मनाते हैं उनका जो टोपी होता है उसके आकार का दिखता है। जबकि जो आपका पठार होता है वह मेज की तरह होता है यानी समतल होता है। कुछ अपवाद आपको मिल सकते हैं कि कोई पठार है थोड़ा सा वो ऐसा आपको दिखने को मिला, ऐसा क्यों दिखने को मिला क्योंकि बाद में जब बारिश होता है तो उसका घर्षण होता है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन सामान्यतः आप
साउथ इंडिया में जितने भी आपको पठार मिलेंगे वो क्या, उसकी जो सतह होगी वो चपाट होगी, क्या समतल होगी, जबकि जो पर्वत होंगे उनकी जो सतह होंगे वो शंकुआकार होगा। अब एक बात और जान लीजिए, जितने भी पर्वत होंगे इनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होगी, 4000 मीटर से अधिक होगी, जबकि जितने भी पठार होंगे इन पठारों की ऊंचाई 4000 मीटर से कम होंगे। आप तिब्बत का पठार ले लें, वो भारत के सबसे ऊंचे पठारों में गिने जाते हैं और सबसे पुराने हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे पुराना पठार और ऊंचा पठार है, जिनकी जो लंबाई है लगभग 4000 मीटर तक पाई जाती है। अधिकतम 4000, उससे कम के भी पाए जाते हैं, लेकिन 4000 मीटर तक क्या पाई जाती है। अब एग्जाम्पल तौर पर मैं मैप की तरफ से बताना चाहूंगा। देखिए, जो आपका जो पठार होगा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगी, इसकी सतह ऐसा सपाट होगी, लेकिन जो पर्वत होगा ऐसा होगा, पर्वत ऐसा शीर्ष होगा, इसको शंकु का अनुमा आकार होगा, जबकि इसकी सतह क्या ऐसा सपाट होगी। इनकी जो ऊंचाई होगी वो 6000 मीटर से अधिक होगी। एरो का मतलब अधिक होगी, आप ऐसा जान लीजिए, अधिक होगी। जबकि ये जो होंगे ये 4000 मीटर से कम होगी, और ये क्या पठार होंगे, पठार होंगे। और ये जो होंगे ये क्या पर्वत होंगे। इनकी उत्पत्ति है ज्वालामुखी हम कह सकते हैं, या ज्वाला की वजह से हुआ, ज्वाला की वजह से, ज्वाला की वजह से हम कह सकते हैं, ज्वाला की वजह से हुआ हम कह सकते हैं। इनका जो है, इनका अवसादों के मुड़ने, मुड़ने का मतलब हुआ फोल्ड, फोल्ड, फोल्ड का मतलब समझे, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया, बस में खुला, इसको मैंने मोड़ लिया, फोल्ड कर लिया, या ऐसा मोड़ लिया, खड़ा था ऐसा कर लिया, वो होता है फोल्ड, यानी मोड़ने से। ठीक है, तो ये जो है, यानी ये जो है पर्वतों का निर्माण अवसादों के मुड़ने। अब अवसाद क्या है, जैसे कि जब ये जो प्लेट है जो आपस में जब टकराई, तो टकराव होने की वजह से आपस में चीजें घिसने लगी, और जब घिसने लगी तो धीरे धीरे क्या अवसाद ऊपर उठने लगे, ऊपर उठने। जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, अभी मैंने बताया ना कि जितने भी मैग्मा है, जितने भी समुद्र है, आपका महासागर, द्वीप है, सभी क्या प्लेटों पर ही है। तो ये क्या जब आपस में जब ये टकराते हैं कुछ इस तरीके से, तो जो हमारी जो भारतीय प्लेट है जो कि भारी था, तो ये क्या होता है, ये नीचे दब जाता है, ये क्या कुछ इस तरीके से नीचे दब जाता है, ऐसा नीचे चला जाता है। बाद में ये आपस में जब टकराते तो यहाँ पे इनका घिसाव होता है, यह ऐसा नीचे चला गया और यह आ रहा है, तो ऐसा घिसा हो रहा है। मैं ऐसा कर दूं, देखिए ऐसा, मान लिया मैं भारतीय प्लेट है, ये भारी होने की वजह से ये नीचे ऐसा हो गए, और ये जो है हमारा यूरेशियन प्लेट है, एशिया यूरेश का, ये ऐसा टकरा रहता है, ऐसा घर्षण हो रहा है, और घर्षण होने की वजह से जब घिस रहे हैं तब अवसाद जमा हो रहे हैं, और धीरे धीरे अवसाद ये क्या फोल्ड हो रहे हैं। तो जब इनका यहाँ पर टकरा हो रहा था, यहाँ टकरा, तो धीरे धीरे आप अवसाद जमा हो रहा है, अवसाद जमा हो रहा है, अवसाद जमा हो रहे हैं, जमा धीरे धीरे इधर से क्या पर्वतों का कुछ इस तरह से उत्पत्ति हो रही है। ऐसा ये आपका जो है ऐसा, ये जो है क्या आपका जो है ऐसा, और जो है ये आपका ऐसा। अब यहाँ धीरे धीरे क्या पर्वतों की ऐसे उत्पत्ति हो रही है। आज भी देखो भारत, आज भी देखो उत्तर भारत या विशेषकर नेपाल के क्षेत्रों में जब ये प्लेटें दोनों आपस में टकराती हैं, तो इन्हीं का टकराव की वजह से भूकंप भी आता है, और फिर अवसाद और भी ज्यादा फोल्ड हो रहे हैं, जिससे क्या इन पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है। आज भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, जबकि ये जो पठार है ये ज्वाला, यानी ज्वाला क्या है, जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था ये एक झटकन धीरे धीरे बाहर आने लगा, और इसकी कुछ अग्नि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, और जो गोंडवाना, एक है जो आपका गोंडवाना था उसको भूमि का टुकड़ा, इन सभी कई सारे कारणों से, और जो एनसीईआरटी जो पता है आपका अपवाह के कारणों, यानी गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह, प्लस ये कई सारे रूपांतरित चट्टानों, क्रिस्टलों, इन सभी की वजह से क्या इन पठारों की उत्पत्ति हुई है। तो आप याद रखिएगा, जितने भी पठार होंगे इस तरह की संरचना होगी, 4000 मीटर से कम होगा। जितने भी पर्वत होंगे 6000 मीटर से, इनकी जो ऊंचाई होगी वो 4000 मीटर से अधिक होगी, 6000 नहीं 4000 से अधिक होगी। ये 4000 से कम होंगे, ये 4000 से अधिक होगी इनकी ऊंचाई। इनकी जो ऊंचाई होगी वो 4000 से अधिक होगी। ये 4000 से कम होंगे, ये 4000 से अधिक होंगे, तो इनकी ऊंचाई होगी। और एक बात और जान लीजिए, इनकी जो सतह होगी इस तरीके से ऐसा सपाट हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है,
ऐसा भी सतह हो सकती है, ऐसा भी सतह हो सकती है। अब शायद आपको कोई ऐसी संरचना मिल जाए, कुछ इस तरह की संरचना मिल जाए आपको, और इसकी ऊंचाई मान लो आपको केवल 100 मीटर हो, तो आप बताओ इसको पर्वत कहोगे कि पठार कहोगे? इसको हम क्या पठार कहेंगे। क्यों पठार कहेंगे? आपको क्यों पठार कहेंगे? अब ये नहीं कहेंगे कि ये शंकुनुमा आकार का ऐसा है तो समतल नहीं, सतह सपाट नहीं है, यानी समतल नहीं है, लेकिन ऊंचाई कितनी 100 मीटर ही है ना, तो ये तो फिर शंकुनुमा कैसे हो गई? क्योंकि अब कैसे हो गए? क्योंकि जब ये बारिश होता है तो बारिश में धीरे धीरे कटाव होता है, तो धीरे धीरे ऐसे चीजें कटने लगेंगे, कटने लगेंगे, कटने लगे, और कटने के बाद एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, कटने के बाद एक समय बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे जो इस नुमा की आकार की थी, यानी इस तरह नुमा की घोड़े की नाल की तरह जो थी, या जो सतह सपाट थी, धीरे धीरे का वे इस तरह के आकार में हो जाएंगी। कुछ समय बाद इस तरह होने लगी, इस तरह होने लगी, फिर इस तरह होने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। तो कहीं पर अगर दिखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं। और जो कि ये बहुत पुराने हैं, तो बारिश की वजह से, हवा की वजह से, धूप की वजह से टूटते हैं, घर्षण होता है, अपर्दन होता है, तो धीरे धीरे इनकी संरचना में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे पठार दिखने को मिलेंगे जो त्रिकोणा आकार के भी होंगे, व्यवहारिक रूप में आप देख सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों? धूप की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से उनका घर्षण, तो उनकी संरचना बदल गई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पठार क्या ये भी आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको जो है इरेज कर दूं। अब इसको जो है मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, उम्मीद करूंगा चीजें समझ आए। यदि चीजें समझ आए तो आप कमेंट करके जो है आप जो है बताइएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप हमें बताइएगा। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और सेशन बहुत लंबा नहीं करते हैं। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, देखिए अभी जो प्रायद्वीप पठार है, अभी हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठारों के, प्रायद्वीप पठार जो है इसमें कितने राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, कितनी नदियां आती हैं, कितनी नदियां तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रमुख नदियों को देखेंगे, कुछ अन्य क्षेत्रों को देखेंगे, इनका महत्व को समझेंगे, आर्थिक महत्व, भौतिक महत्व, इन सबको भी देखना, भी पढ़ना है। तो अभी ये जो पढ़ेंगे, अगला जो पार्ट 5 होगा, भारत का भौतिक स्वरूप, जो चैप्टर 2 है, पार्ट 5 होगा, उसमें पढ़ेंगे। आज के सेशन को इतना रहने देते हैं, और कल शाम 6 बजे फिर एक नए जोश के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ शाम 6 बजे फिर लाइव क्लास ली जाएगी आप लोगों की। और आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं।